थाईलैंड की सीमा पर म्यांमार के घने जंगलों में साइबर ठगी के अड्डों से लगातार गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को बाहर निकालकर उनके देश भेजा जा रहा है। पिछले 10 और 11 मार्च के 2 चरणों में 540 भारतीयों को भी वापस देश लाया गया है। इनमें से 25 से 30 युवा राजस्थान के हैं। वहीं अभी तक 9 युवा ऐसे सामने आए हैं जो शेखावाटी के झुंझुनू जिले से हैं। म्यांमार की साइबर ठगी की गुलामी से बाहर निकलकर अपने घर लौटे युवा आज भी दहशत में हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें कैसे एक लड़की बनाकर अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों से चैट करवाई जाती थी और बाद में चाइनीज और ताइवानी लोग ठगी करते थे। पेश है एक रिपोर्ट। यह है झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव का युवक। इस युवक ने सोशल मीडिया पर नौकरी की तलाश की तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे थाईलैंड में नौकरी मिली। विदेश में नौकरी करेगा, परिवार को चलाएगा, इसी उम्मीद से युवक जयपुर से मुंबई होते हुए पहुंच गया, जहां से उसने थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। थाईलैंड पहुंचने तक सब ठीक था, लेकिन बाद में उसे कंपनी के प्रतिनिधि के नाम पर कुछ लोग अपने साथ ले गए और डंकी रूट से म्यांमार पहुंचा दिया गया। तब तक इस युवक को यह भी पता नहीं था कि वह कहां पहुंच गया, लेकिन जैसे जैसे दिन निकले वहां की गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसके बाद कुछ चाइनीज और ताइवानी लोगों ने युवक को साइबर ठगी करने के लिए मजबूर करने लगे। युवक को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से वे अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों को प्रेम जाल में फंसाए। सुल्ताना निवासी युवक ने बताया कि वह इस तरह का काम करने के लिए नहीं किया था, फिर भी उससे काम करवाया गया। उसे टास्क दिया जाता था कि वह सोशल मीडिया पर चैटिंग कर सामने वाले युवक की डिटेल ले। जब डिटेल पहुंच जाती थी तो चाइनीज और ताइवानी लोग उस युवक से साइबर ठगी करते थे। यदि काम नहीं करते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। आर्मी कैंप में भेजने की धमकी दी जाती थी, जो किसी बुरी जेल से कम नहीं था। लेकिन एक चाइनीज एक्टर को भी इसी तरह साइबर ठगी का गुलाम बनाने के बाद मामला सामने आया और धीरे धीरे सभी को इन अपराध के अड्डों से रेस्क्यू कर अपने अपने देश भेजा जा रहा है। नहीं, मैं यहाँ से म्यांमार गूगल के थ्रू टेलीग्राम कनेक्ट होके वहाँ से कांटेक्ट हुआ और उसमें कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ प्रोसेस के थ्रू गया। मैं यहाँ से जयपुर से मुंबई, मुंबई से बैंकॉक, वहाँ से बाई कार को लेने आया जो चाइनीज पर्सन था। उसने म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करवाया और कोई KK4 CG सिटी में पड़ता है पार्क, वहाँ पे काम के लिए फोर्स किया गया। यहाँ से मैं लगभग 4.5 महीने बाद इंडिया आया हूँ वापस। हाँ, बहुत सारे इंडियन थे, अभी तो शायद 526 बनते थे हम यहाँ से निकल के आए हैं। अभी मुझे लगता है कोई 10 या 5% लोग रहे हो बचे होंगे वहाँ पे। और काम तो था ऑनलाइन का, चैटिंग का, जिससे लोगों के पास मैसेज किया जाता है कि उनके बारे में। कुछ यूरोपियन कंट्री को टारगेट किया गया, अमेरिकन कंट्री को टारगेट किया गया, उन्हें मैसेज भेजा गया फेसबुक के जरिए। एज ए फीमेल हमें प्रेटेंड करना पड़ता था कि हम एक फीमेल बात कर रहे हैं। उनसे उनका एड्रेस, उनका नाम पता जानना जरूरी था। उसके बाद फोन फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसके आगे की जो प्रोसेस है वो ताइवानी या चाइनीज पीपल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें जाते डराया गया था, पर कुछ चाइनीज कंपनियों द्वारा ये सब किया जा रहा था। अगर कोई आने का चाहता है तो उसे 3 लाख थाई बात का जुर्माने के तहत उन्हें पे करना होगा, या उन्हें 7 से 1 महीने का जो उनका आर्मी कैंप था लोकल, वहाँ की खुद की सिक्योरिटी फोर्स से बनाया गया है, वहाँ पे रहना होगा। या किसी भी आप अगर आज पहले आपके पास वैसे नहीं, आप प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको 2 बंदे पहले इंडिया से वहाँ भिजवाने होंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं। जहाँ जब हमें पता चला कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो काटा गया थाईलैंड के द्वारा, क्योंकि कुछ कोई चाइनीज एक्टर के ट्रैप में फंसने के बाद ये सब जो हुआ है, उसी के तहत हमें विरोध किया कंपनी के। हम काम करना नहीं चाहते, हम अपने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करेंगे। उसी टाइम कोई इंटरनेशनल NGO के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा था, उसके तहत हम भी इंडिया आ गए, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हमें लाया गया था, जो माने तो पहली कंट्री थी भारत। माहौल एक न्यू मॉडर्न सिटी की तरह है, पर लोग बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग थे वहाँ पे, जो सेम वे डोंकी मार के आए गए। उनको किसी को भी ये नहीं पता कि किस काम के लिए जा रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज़ हो रहा है। लास्ट में जब कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता था हम तो ब्रह्मांड काम कर रहे हैं थाईलैंड के नाम पे। हाँ, घर वालों के साथ संपर्क करता था, उन्हें बस ज़्यादा कुछ तो बता नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ रेस्ट्रिक्टेड था कि अगर किसी प्रकार का कोई यहाँ की प्राइवेसी लीक करता है या किसी भी प्रकार की यहाँ की लोकेशन शेयर करता है, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना पे करना पड़ सकता है, आपको आर्मी कैंप भी हो सकता है, जो माने तो एक बहुत बुरी जेल थी। हाँ, अधिकतर कंपनियों में लोगों के जब छोड़ते वक्त जब वो बोलते हैं कि हम अपने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके इंडिया जाना चाहते हैं या किसी भी देश में जाना चाहते हैं अपनी कंट्री, तो उनसे उनके जितने भी पैसे हैं, वो जो मोबाइल है, जितने इलेक्ट्रिक आइटम, वो रख लिया जाया गया है। हालांकि हमारी कंपनी बहुत कम बंदों के साथ हुआ था। ऐसा ही एक युवक झुंझुनू शहर का है जो अब तक डरा हुआ है।
अपना नाम और चेहरा न दिखाने की शर्त पर युवक ने आप बीती बताई। इस युवक ने बताया कि वह होटल में काम करने के लिए थाईलैंड गया था। उसे भी ये नौकरी सोशल मीडिया से ही मिली थी, लेकिन उसे म्यांमार ले जाया गया, जहां पर उसे जबरदस्ती साइबर ठगी करवाई गई। हालांकि उसने मना कर दिया कि उसे ना तो इंग्लिश आती है और वह तो हिंदी भी ठीक से नहीं लिख सकता। इसके बाद उसे ट्रेनिंग दी गई। 1-2 महीने तक ट्रेनिंग चली। उसने ट्रेनिंग के बाद भी काम करने के लिए मना किया तो उस पर भारी भरकम फाइन लगाने की धमकी दी गई, जिसके बाद उसने चैटिंग और मेल का काम शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह नहीं चाहता था कि इस तरह कोई गलत काम करे। परिवार के लोगों से भी बातचीत होती थी, लेकिन उनके फ़ोन टेप होते थे और इन अपराध के अड्डों पर लगी सिक्योरिटी की उन पर निगाह होती थी। इसलिए वे परिवार के लोगों को भी कुछ नहीं बता पाए। भारतीय एम्बेसी में भी कई बार ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब चाइनीज एक्टर को भी इन साइबर ठगी के अड्डे चलाने वालों ने बंधक बनाकर ट्रेनिंग देना शुरू किया, तब बवाल मचा और हमें भी आज़ादी मिली। इस युवक ने बताया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे वापस अपने परिवार से मिल पाएंगे। आ गए थे। हम गए थे अब यहाँ से बेंगलोर से बैंकॉक गए थे थाईलैंड के लिए, जो कि खुद काम के लिए गए थे। हम खुद अपना कमाने के लिए पैसा होटल काम के लिए बताया गया था। हम खुद ऑनलाइन सर्च मार के जॉब पे गए थे, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आ जाने के बाद एक थर्ड पर्सन ही हमारे पास जो लेने के लिए आया था, जो लेने के बाद में हमको क्या डाइवर्ट कर दिया गलत जगह पर। और गलत जगह डाइवर्ट करने के बाद वहाँ पर बोल भी सकते थे, क्योंकि वो जगह पर ऐसी थी जहाँ पे कोई ना सुनने वाला था और नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उनके पास तो पूरा सिस्टम था। और जिससे हम गए तो उन्होंने रास्ते में खाना वाना हमको खिलाया। उसके बाद हमको दूर दूर तक काफ़ी लंबा समय तक ले गया, हमको जहाँ बोल नहीं सकते थे। रात ज़्यादा काफ़ी हो गई थी, पहाड़ी इलाका था जहाँ से हम बोल नहीं सकते थे। हमने ऑब्जेक्शन भी किया मगर उन्होंने सुनवाई नहीं की। और फिर उनके आगे उनके लोग थे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा डर लगा कि अब क्या करें, तो ऑप्शन ही नहीं बोलने का। और उन्होंने हमको कोई कंपनी में भेज दिया जहाँ पे ये काम हमको बिठा दिया करता था। और हमको बैठे बैठे यहाँ पे बोलते थे ये काम मत करो, हम मना करते थे हम नहीं करेंगे। तो उनका कोई सिस्टम था ऐसा, कोई ऑनलाइन फर्जी वगैरह करते थे वो लोग। तो पेपर वगैरह हमने मना कर दिया कि हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, नहीं ऐसा हिंदी आती है। मैंने पेपर दे दिया, बोला तुम एक काम करो, ये तैयारी करो बैठे बैठे, इंग्लिश से पढ़ो। बिठा दिया करते थे, इंग्लिश में बिठा दिया करते थे, पेपर ले खड़े जाओ। बस पनिशमेंट दिया करते थे कि तुम काम नहीं करते थे, खड़े कर देते थे। और हम बैठे बैठे क्या करें। लास्ट में हमको ज़्यादा 1-2 महीना बाकी था, हमको प्रेशर डाला गया कि तुम्हें काम नहीं करोगे तो तुमको यहाँ से ऐसा कर देंगे, फाइन मार देंगे, ये कर देंगे। तो कंप्यूटर बिठा दिया करता था। अब वो कोई मेल वगैरह का होता था, क्या होता था, हमको भी इतना ध्यान नहीं है। हम तो इस चीज़ में बिल्कुल फ्री थे, नए थे। अब बाकी बताते थे इसमें कोई मैसेज आया, तो नया चाइनीज़ बंदे वहाँ पे होते थे, उनको बुलाते थे, वो आके उनको पूरा देख रेख करता था। बाकी उनका काम है क्या करता है क्या नहीं करता। बस हमको तो ये सिस्टम लग रहा कि हम गलत जगह पर आ गए। बाकी हमने अंदेशा हो गया था, हमने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया एम्बेसी में, तुरंत हमने मेल किया, साथ वालों ने भी। बाकी हमारे साथी थे इनके लोग, उन्होंने एम्बेसी में मैसेज किया, लोगों से बताया गया कि हम गलत जगह पर आ चुके हैं। एम्बेसी ने थोड़े उस टाइम पे थोड़ा सा रिप्लाई नहीं किया था। जैसे जैसे थोड़ा सा बात आगे बढ़ते गई, लोगों ने मैसेज करते गए, तो इस चीज़ का आगे मतलब प्रभाव पड़ने से एम्बेसी को पता चला। एम्बेसी ने धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया। परेशान तो पनिशमेंट दिया करते थे, बिठा दिया करते थे, 3-3 घंटा 5-5 घंटा जाते थे। सर हम बीमार हैं, तो बीमार नहीं, कुछ नहीं है। तो उनको बीमार के नाम पे बोलते थे तो छुट्टी बांटते थे, 5-5 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये में ये लगेगा, तुम्हें उठा दिया जाएगा, तुम्हें कल 3 दिन ये करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी बता दिया करते थे, जो चीज़ हम नहीं कर सकते थे। बाकी हमारा उद्देश्य ऐसा कोई नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जिस काम के लिए हम गए थे, होटल काम के लिए, तो हमको मिला नहीं, वहाँ पर हम फंस गए थे। एक्चुअल में यहाँ निकलने के लिए हमने खूब कोशिश की, वापस आने के लिए पैसे मांगते थे, खूब डिमांड करते थे। तो फैमिली में इतना हमारा कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। पीछे हमारा खुद को पैसे भी 10,000 रुपये की बात आया तो हमें देखना पड़ता है 4 इसके के माध्यम से गवर्नमेंट की पता चला कि हमें मैसेज किया, लोगों ने धीरे धीरे आगे चीज़ बढ़ी। किसी कोई थर्ड पर्सन एक बंदा था चाइनीज़, उसने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया, वहाँ पे उनके माध्यम से थाईलैंड सरकार को पता चला, उन्होंने गवर्नमेंट एम्बेसी को ऐसा कुछ पता चला, तो उसके माध्यम से रेस्क्यू के माध्यम से हम यहाँ पर आए। लास्ट में हम आए तो 1.5 महीना हम रूम पर बैठ कर आए। खाना देते थे, मन की मर्जी से खाना हम खा नहीं सकते, जिसकी हम खाना तो क्या मतलब खान के देखते थे, ऐसा लगता था क्या खा रहे हैं। अब वो उनका सिस्टम था, वो मतलब अगर सबने ये बताया साइबर ठेके का काम था, मगर हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमको तो बस बिठा दिया करता था। बाकी वो चीज़ उनका काम ऐसा ही है। अब टाइपिंग करवाते थे, कई लोगों को प्लेसमेंट देते थे, कई क्या करवाते थे, ऐसा ही उनका काम था। और काफ़ी हिंदी लोग थे हम जो हमारे साथ भी आए हैं, जिनसे हमने पहले भी पूछा गया तो हमने सब कुछ बताया। राजस्थानी भी लोग भी थे, काफ़ी लोग हमारे जिनको घर छोड़ा गया। काफ़ी विरोध किया, तो उन विरोध करने के बाद हम क्या भी कह सकते थे कि कुछ वहाँ पे निकलने के लिए ऑप्शन नहीं था। और अभी विरोध करते थे, निकलने के लिए बोलते थे, तो वो मन की मर्जी बोलते थे, इतना पैसा तुम्हारे को लगेगा निकलने के लिए। अब वो पैसा हम कहाँ से लेके आए। तो यहाँ हर चीज़ का डर लगता था कि कुछ कर नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो सिक्योरिटी गार्ड घूमते थे,
ऑलरेडी 5-7 साल घूमते थे। अब वो उनको देख के लगता था कि हम कर क्या है, नई जगह थी। अब कभी इतना मतलब खुल के हम कभी जब बाहर गए नहीं, फर्स्ट टाइम गए थे। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो क्या करें। ठीक है, बस बढ़िया, परिवार में आया तो परिवार वालों ने भी बहुत खुशी, परिवार वालों की आंखों से परिवार वाले खुश हो गए कि ठीक है बेटा, घर पर पहुँच गए, हमको आस नहीं थी हम पहुँच गए। और हमने कभी खुल के बता नहीं सकते थे क्योंकि हमारा फ़ोन ट्रैप होता था, ऐसा उनको हम बोलते थे। कभी खुल के हम बता नहीं सकते थे कि ये तुम बताओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए घर पर इतनी बात करते थे हम, ठीक है बढ़िया आ जाएंगे, बस इतना करते थे बात। इससे ज़्यादा हम कभी घर पे बात नहीं करते थे। वहाँ हम जैसे 6 महीने के समथिंग रहे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आए और 7 महीना हो, 7.5 महीना हो गया। 6 महीना बिठाया, काम बिठा देते थे। 1 महीना हम गाँव रूम पे गए, जहाँ हमको रेस्क्यू माध्यम से निकाला गया। 1 महीना हमको बिठा दिया रूम में, फिर वहाँ से निकाल के आते हमको 7 साढ़े 7 महीने हो गए। सैलरी वगैरह वो बताते थे, ऐसा तुमको 20-22 हज़ार दे देंगे। 1-2 बार हमको दी थी, तो किसी फ्रेंड को हमने दी थी, तो फ्रेंड बोला मैं कर देता हूँ तुमको फ़ोन पे। फिर वो फ्रेंड वगैरह भी वहाँ पे नए लोग थे, हमको पता नहीं था, भरोसा कर लेते थे। उन्होंने क्या फ़ोन पे में कुछ अपना इसके साथ क्या किया, मतलब हमको सैलरी वगैरह नहीं दी, तो चलो ठीक है, हमने मांगा भी नहीं दोबारा। और हमको उम्मीद भी नहीं थी सैलरी वगैरह से कोई इतना पैसा वगैरह थोड़ा बहुत हमारे पास था खर्च चलाने के लिए, तो हम लेकर आए थे। पर चीटिंग तो क्या मतलब, ये ज़िंदगी में ज़िंदगी में कभी दोबारा कभी ऐसा दिन नहीं दिखाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसा ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह किसी को भी नहीं दिखाया, किसी परेशानी किसी भी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं दिखाया। हमको तो उम्मीद नहीं थी कि वापस आ जाएंगे, कि जैसा कि प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाता था, बजा दिया करता था 2-2 घंटे 2 घंटे, सुबह 7 बजे बुलाना था सर्दी के अंदर, क्या करें। बस ठीक है, अपना घर पहुँच गए, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये। और बस जो भी है अपना तो बस काम करेंगे, ईमानदारी से छोटा मोटा करेंगे, पर नहीं करेंगे। कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है, ये कहावत इंडियन है, लेकिन यदि इसे साइबर ठगी में लिप्त चाइनीज और ताइवानी लोग भी समझ लेते तो जो हालत म्यांमार में है वो नहीं होती। दरअसल इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों ने चीन के एक एक्टर वांग जिंग को एक फिल्म के बहाने थाईलैंड बुलाया और फिर उनको भी अन्य की तरह बंधक बनाकर साइबर ठगी के अड्डे पर लाकर छोड़ दिया। उनसे भी साइबर ठगी का कार्य करवाने के लिए ट्रेनिंग देने लगे, लेकिन वांग जिंग के गायब होने पर न केवल चीन बल्कि थाईलैंड समेत म्यांमार में भी सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। इसके बाद वांग जिंग को एक साइबर ठगी के अड्डे से आजाद करवाया गया। इस दौरान वांग जिंग के सिर से बाल काटने से लेकर अन्य प्रताड़ना भी दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद म्यांमार में वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने दबिशें देनी शुरू की, जिसमें काफी देशों के हजारों लोगों को साइबर ठगी के अड्डों से मुक्त करवाया गया। इनमें भारत के भी अब तक 540 लोगों को मुक्त करवाया जा चुका है। वहीं शेष को भी मुक्त करवाकर वापस घर भेजने की तैयारी की जा रही है। झुंझुनू के जो 9 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें झुंझुनू शहर से 1 और शेष 8 अलग अलग गांवों के बताए जा रहे हैं।